हेलो गाइस, जैसा कि हमें पता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होती है। चर्चा इस बात के लिए नहीं कि हम बेस्ट है, चर्चा इस बात के लिए है कि हमारा जो है रिपोर्ट क्या है, हमारा आउटकम क्या आ रहा है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ग्रेजुएट तो बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट हमारी कंट्री का है, सबसे ज्यादा ग्रेजुएट देने वाली कंट्री। लेकिन अगर उसके दूसरी साइड की बात करते हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने वाली कंट्री भी हमारी कंट्री ही है। तो ये एक फेलियर है हमारी एजुकेशन सिस्टम का। जिस फेलियर पे क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, इन सब चीज बातों पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ है दिग्विजय सिंह भंडारी जी, जो हमारे साथ ही कृष्णा पब्लिक स्कूल में इंग्लिश टीचर है, साथ ही साथ लॉ ग्रेजुएट भी है और इनका एक लंबा अनुभव रहा है टीचिंग लाइन में। तो इनको पता है कि क्यों एक्चुअल में क्या हो रहा है। इसी बात पे हम दोनों आपस में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में सर, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि हमारे देश की आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, बहुत ज्यादा आबादी है और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यूथ हमारी कंट्री में है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम का जो फेलियर नजर आता है, जैसा कि मैं देखता हूं, आप भी देखते होंगे मेरे ख्याल से, ठीक ना, उसके पीछे आपका क्या राय है? सर सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, इट्स बीन अ प्लेजर। तो सर एज अ सेइंग गोस, डेविल लाइज इन द डिटेल। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो रूट्स हैं वो कॉज क्या है। तो देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमेशा से ऐसा नहीं रहा है जैसा अभी है। अगर हम पहले बिफोर द टर्किक इन्वेजन हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज थी, जैसे नालंदा, तक्षशिला, शारदा पीठ, तो वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी, जी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज थी। और आज भी जो उसका ड्रेनेज सिस्टम आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो उसकी साइट है, पूरे पाकिस्तान डूब गया बाढ़ में, लेकिन उसके ड्रेनेज ने वाटर को फ्लश आउट कर दिया। तक्षशिला, आई थिंक। जी जी जी, बहुत सही बोला आपने। तो यहां से, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जैसे ही हमारा ये इन्वेजन होता है, टर्की का इन्वेजन, जो ये गजनी आता है, ये हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता। तो हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस थे नहीं, कोई भी रिटन हमारी हिस्ट्री नहीं रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्वेजन होता है और ये ब्रिटिश इन्वेजन होता है। वो हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि यू डोंट हैव अ हिस्ट्री, ठीक है, यू गाइज आर बैकवर्ड एंड इलिटरेट। सपेरा बोलते हैं। जी जी जी, सपेरा, स्नेक चार्मर का, हाँ। तो वो हमारे वहां आते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें सिविलाइज होना चाहिए। और अगर ऐसा बोलूं तो ये कहना गलत नहीं होगा मेटाफोरिकली कि हम सब लोग मैकॉले की ही औलाद हैं। बिल्कुल सर जी, इस बात को मैं भी मानता हूं जी। मैकॉले आता है, वो मैकॉले मिनट्स इंट्रोड्यूस करता है, अपना एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें कंप्लीटली संस्कृत को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, अवॉइड कर दिया जी, पूरा वैनिश हो जाता है संस्कृत। और उससे पहले हमारे पास इंडिजिनस टेंपल रन इंस्टीट्यूशन होते थे, उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और मैकॉले ने खुद ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जाकर ये चीज कही है कि इनका जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, और अगर हमें इन्हें कॉलोनाइज करना है तो हम फिजिकली तो ज्यादा देर तक कॉलोनाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम मेंटली कॉलोनाइज कर सकते हैं। तो आज भी देख सकते हैं हमारा उठना, खाना पीना, हर तरीके से हम लोग इंग्लिश ही होते जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं अगर हमारे इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम की, तो पहले मंदिरों में जो मंदिर होते थे, हमें लगता है कि मंदिर जो है इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप, बट एक्चुअल में ये नहीं है। मंदिर जो होते थे वो एक इंस्टीट्यूशन होते थे, वहां पे एजुकेशन का प्लेस हुआ जाता था। आज भी आप साउथ में जाएंगे तो वहां पे मंदिर जो है, वहां पे अच्छे अच्छे मंदिर में इंस्क्रिप्शन लगे हुए हैं, तो वहां पढ़ाई होती थी। हाँ, बौद्ध भिक्षुक भी आए वहां से हमारे अमेरिका सर वहीं शुरू हुआ है ना कि स्कूल को मंदिर कहा जाता है। जी जी, शिक्षा का मंदिर, जी 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 जी, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। तो बौद्ध भिक्षुक भी यहाँ से आए हैं और मेगास्थनीज भी आया है। मेगास्थनीज जो ग्रीक एम्बेसडर था टू इंडिया, उसने भी यहाँ के बारे में बहुत चीज लिखी हुई है। लेकिन जैसे ही हम लोगों को ब्रिटिशर ने कॉलोनाइज किया, उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम हम पर थोप दिया। और आज के टाइम में, आज हम और आप पूरा दिन बिना इंग्लिश के रह ही नहीं सकते। एक ना एक वर्ड हमारा इंग्लिश का निकल ही जाता है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पूरी तरीके से मेंटली कॉलोनाइज हैं। सर एक चीज मुझे पका याद है, जब हम बीएड करते थे उस टाइम लॉर्ड मैकले की नीति पढ़ाई जाती, फिल्टर सिस्टम। जो फिल्टर सिस्टम क्या, उसने ये कहा था कि एक्चुअली में पूरे इंडिया के लोगों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, कुछ लोगों को, 100 में से 10 लोगों को पढ़ाओ, उन लोगों को इस तरह से पढ़ाओ कि दिखने में इंडियन हो, लेकिन उनकी सोच, उनकी बातें, उनकी जो पर्सनालिटी है वो पूरा अंग्रेज होना चाहिए। लेकिन वो फुल अंग्रेज भी नहीं होंगे, इसका मतलब वो हमारे जैसे काम ही करेंगे, वो हमारे गुलाम बनेंगे। और ये इस तरह से काम करेगा, धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियां जो है 100-150 सालों में पूरी गुलाम होगी। और उनका रिजल्ट आज देखते हैं कि हम जो है एक हिंदी भाषी होते हुए भी हमें जो है हिंदी बोलने में कहीं ना कहीं देखते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट्स में है, यूट्यूब में है, कि फिल्मों में भी हिंदी बोलने में शर्म आती है। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण भी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है कि हम उस मैकले की नीति से भी बाहर नहीं आ पाए हैं सर। जी 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 जी, आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ। जैसा आपने बोला है कि हिंदी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 20 से 25 सालों में हिंदी जो है वो संस्कृत की तरह लुप्त हो जाएगी, केवल बोलचाल में रहेगी वो।
एजुकेशन सिस्टम में नहीं जी रहेगी। जी जी। तो अगर आप अभी भी देखते हैं, अभी एक यूनिवर्सिटी है बाहर की, यूरोप की यूनिवर्सिटी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी ये चीज बताया कि कोडिंग के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज संस्कृत होती है, संस्कृत होती है। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम है, हम इतने मेंटली कॉलोनाइज हो गए हैं कि हम इंग्लिश ही यूज करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी। यू कैन सी जापान, कोरिया और चाइना, ठीक है, वो क्या है, वो ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। क्या वो उनका जो इंडिजिनस सिस्टम है, क्या वो इंग्लिश में फॉर्मल एजुकेशन देते? नहीं। चाइना में भी आज 50% से ज्यादा लोग हैं जिन्हें अच्छे से इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। तो क्या वो टेक्नोलॉजी में पीछे? ऐसा तो है नहीं। और अब हम बच्चों से भी जाते हैं, अगर हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो वहां पे भी जो टीचर होता है, स्कूल वाले होते हैं, इंग्लिश 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 बोलते हैं। इंग्लिश हिंदुस्तान जैसी जगह में जहां का इतना अच्छा एक कल्चरल वैल्यू होते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज देखिए ना, उसमें कोई कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ पे हम कोई अंकल आता है या कोई मामा आते हैं, उनको पैर छूते हैं, ये उनको कल्चर है। जी जी, इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं, वहां नाम से बुलाया जाता है। आपको कोई सर नहीं बोलेगा, आपको मिस्टर नकुल बोलेंगे वहां पे, ठीक है। तो ये कल्चर वहां पे, जो वहां का कल्चर, वो हम पर जबरदस्ती थोपा गया। और जो ये लैंग्वेज थी, जैसा मैंने बताया संस्कृत, वो एक तरीके से पूरी तरीके से आज वैनिश हो गई है, सिर्फ हमें मंत्रों में दिखती है। और जो मंत्र बोलता है उसे भी शायद इसका मतलब नहीं पता होता है। और दूसरी प्रॉब्लम सर ये है, जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम की, कि हम लोग वी आर सो मच ऑब्सेस्ड विद क्रिएटिंग प्यून एंड क्लर्क्स, नॉट लीडर्स जी सर। ये तो मैं बिल्कुल, क्योंकि एज ए कॉमर्स टीचर, अकाउंट टीचर, इस बात को मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खामी यही है कि हम जब क्लास में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाया जाते हैं, वहीं यही सिखाया जाता है कि एक अच्छी जॉब कैसे मिले। मतलब जॉब के लिए हम भागते हैं, हम ये नहीं सोच पाते हैं कि जॉब हम देंगे। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की कमी है कहीं ना कहीं। इस चीज की तो फेलियर माननी पड़ेगी, और इसकी फेलियर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब से हमारी एजुकेशन सिस्टम से कल्चर गायब हुआ है। जी जी, मतलब कल्चर गायब हो गया है तो सब कुछ गायब हो गया है। तो हम केवल और केवल ग्रेजुएट ही बता कर जा रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई रिजल्ट आउटपुट है ही नहीं। एक चीज और मैं देखता हूं सर, कि पुराने समय में जो आविष्कार वगैरह हुए, डिस्कवरीज वगैरह, हमने ये देखा कि जितने भी डिस्कवरीज हुए ना सर, वो 18वीं सेंचुरी के आसपास हुए। 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के आसपास, उससे पुराने रहता थे। लेकिन हवाई जहाज का आविष्कार जिसने किया हमें पता है। रामायण जब पढ़ते हैं तो उस रामायण में एक पुष्पक विमान का वो है, जिक्र है। तो पुष्पक विमान कहाँ से आया? जब विमान अगर हमारे संस्कृत में आया था, ठीक है ना। जो हमारे शल्य चिकित्सक थे, चरक, ठीक है, चरक थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, उन्हें ऑपरेशन किए थे हड्डियों का। लेकिन ऑपरेशन को कहा जाता है कि एलोपैथी में किया गया। तो यह इसका मतलब यह है कि हमारी जो पौराणिक शिक्षा पद्धति थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आधुनिक थी, मतलब बहुत ही ज्यादा एस्टैब्लिश थी। उस चीज को कहीं ना कहीं आप नहीं देखते कि आज के टाइम में देखा जाए कि हमें उस पुराने समय से अगर जुड़ जाते हैं, दोबारा अगर जोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हम आज भी आगे जा सकते हैं। कि हम मॉडर्न की तरफ ना भागे, हम अपने इतिहास की को देखें, और इतिहास को उठा के आज के समय में अगर जोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही फायदा हो सकता है, खासकर यूथ के लिए। जी सर, आपने सही कहा सर। जैसे आपने बताया कि जो हमारी पुरानी सिविलाइजेशन रही, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव थी और बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड थी। तो सर अगर मैं बात करूं, सबसे पुरानी जो हमारी साइट है, यहाँ है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, भिराना, हरियाणा में है भिराना साइट, ठीक है। तो अगर जब हमने कुछ साइट को एक्सकवेट किया है सर, तो वहां पे पाया गया है कि आज से कुछ 8-9 हजार साल पहले लोगों के पास ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे, टाइल सिस्टम हुआ करता था, बाथरूम थे, प्रॉपर स्विमिंग पूल था सर। आपने सिस्टम था वो बढ़िया सर। आपने पुष्पक विमान की बात करी, देखिए जैसा मैंने बताया कि हमारी जो रिटर्न हिस्ट्री है वो नालंदा, तक्षशिला, विद्यापीठ, ये जल गए, तो हमारे पास कुछ एक्चुअल में रिटर्न हिस्ट्री रही नहीं, हमारे पास सिर्फ ओरल हिस्ट्री बची है हमारे पास, ठीक है। तो सर ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि उस टाइम में भी इलेक्ट्रिसिटी हो, बल्ब हो, हम जरूरी नहीं है, ये हमें बताया जाता है कि एडिसन ने आविष्कार किया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एडिसन ने आविष्कार किया। जब इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, जब स्विमिंग पूल थे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन को ले लीजिए, पिरामिड देख लीजिए, आज भी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस पिरामिड के पत्थरों को हम लेके दोबारा से पिरामिड बना सकते। नहीं बन तो आपको क्या लगता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना कुछ ऐसी चीजों के, इतने बड़े बड़े पत्थर को कैसे रखा जा सकता है? मंदिर बने पड़े हैं जी, इतना पत्थरों को काट के, मतलब पहाड़ी को काट के मंदिर बना दिया, क्या आज बन सकता है? जी नहीं बन सकता सर, क्योंकि हमें ऐसा सिखाया जाता है कि हम लोग बैकवर्ड थे, जैसा आपने बोला।
कंट्रीज ऑफ स्नेक चार्मर्स। हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट ऐसा नहीं है। अगर ये देश को बताया गया गुमराह करने के लिए, ताकि हमारा जो एकदम अच्छा सा जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो दुनिया के सामने ना लाया जाए, और उनकी शिक्षा पद्धति जो हमसे चोरी करके किया गया, मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीज मैंने देखा है, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी है, समझा भी है कि जो चोरी किया हुआ चीजें हैं वो उन्होंने अपने नाम से पेटेंट करा लिया है, ये है वो है, तमाम चीजें हैं। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो इतिहास बच्चे उसमें देखने को मिलता है ना, वो सब चीज आने की जरूरत है मेरे ख्याल से, तभी जाके हम जो है ये जो हमारी सोच है आज के टाइम में, खासकर यूथ की ना, वो कहीं ना कहीं बदल सकती है, लेकिन जोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं सर सही कहा आपने। जैसा कि आपने कहा सर कि पुरानी जो हिस्ट्री है उसको मैनिपुलेट किया गया, तो आप सर देख सकते हैं कि 6th क्लास से ही अगर आप हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स देखते हैं तो बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है, कास्टिज्म पढ़ाया जाता है, पेट्रियार्की पढ़ाया जाता है। तो जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं फेड अप हो जाता है अपने ही कल्चर से। उसको लगता है मेरा कल्चर था बहुत ही ड्रॉबैक कल्चर था मेरा, और बहुत ही बैकवर्ड कल्चर था, बुराइयां थी, बुराई इतने सोशल इविल से। और जबकि मैं बता दूं क्लास सिस्टम तो सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में था, यूरोपियन कंट्रीज से नोबिलिटीज थे, क्लर्जीज थे, बहुत ज्यादा उनका डिफरेंशिएट वो था, क्लास सिस्टम था, स्लैबरी सिस्टम। और हमारा इन्होंने डिस्टॉर्शन ऐसे किया कि हमारा जो वर्ण सिस्टम था उसको पूरा जाति सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, और ये दिखाने लगे कि ये लोअर कास्ट है, ये अपर कास्ट है, और अपर कास्ट क्या करती है, लोअर कास्ट का शोषण करती है, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करती है। और अब अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम की, तो सर देखिए अगर आज भी, अब तो हिपोक्रेसी बताता हूं सर, सबसे बड़ी हिपोक्रेसी देखिए यूरोपियन कंट्रीज की या ये जो कॉलोनाइजर्स की, इन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे थोपा। आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है कुछ चेंज नहीं हुआ, जैसा पहले था 100 साल पहले वैसा आगे भी है, लेकिन वहां पे उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए अपने यहाँ से सीखा। वहां पे सर ट्रेड स्कूल्स होते हैं, तो ट्रेड स्कूल्स कैसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा 6th-7th क्लास में आ गया, तो उसके साथ साथ उसको प्लम्बरिंग का भी काम सिखाया जा रहा है, और इलेक्ट्रिशियन का भी काम सिखाया जा रहा है, कारपेंटर का भी। और आपको पता होगा सर आज के टाइम में ये जो इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर, इसके काम बहुत ही एसेंशियल है, बहुत जरूरत पड़ती है लोगों को, रोज ना रोज प्लम्बर की जरूरत पड़ती है। इसको हम वोकेशनल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। जी वहां ट्रेड स्कूल, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज होनी चाहिए सर, प्रैक्टिकलिटी में जो चीजें हमारे डेली कोर्स में आती हैं वो मेरे हिसाब से, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, बच्चों को सिखाना चाहिए, ये जानना जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। सब मजेदार बात तो सर ये देखिए 12th तक आते आते हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता करना क्या है। मजेदार बात तो ये, जबकि यूरोपियन कंट्री की शिक्षा नीति को मैंने देखा है, थोड़ा समझा है, पढ़ा है, वहां देखा जाता है कि 8th-9th के बाद उनको कोई ना कोई अप्रेंटिस का कोर्स उनको कराया जाता है, कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब कराया जाता है। 12th के बाद वो गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ते हुए, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लेते हुए जॉब करती है, अपना डिग्री भी कंप्लीट कर लेते हैं और जॉब भी करने लगते हैं। जबकि हमारे यहाँ के लोग ठीक है ग्रेजुएट के बाद भी घूम रहे खाली, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं से बहुत ही ज्यादा सोचने विचार है गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से ये शिक्षाविदों को जो नीतियां बनाते हैं, जैसे नई शिक्षा नीति आ गई, केवल वही ठीक है ना, कहते हैं कि दुकान तो पुरानी है नाम नया कर दिया, ठीक है ना, वही मामला हो गया, सारी शिक्षा वही के नाम नई शिक्षा। क्या शिक्षा नीति है, आपने यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन का नहीं छोड़ा। और सबसे खराब चीज तो मैंने ये देखा, जैसे कि आप देखे हमारे स्कूल में चल रहा है, इतने सारे सब्जेक्ट डाल दिए, केमिस्ट्री वाला पॉलिटिकल साइंस ले रहा है, फिजिक्स लेना नहीं चाहता है, बायोलॉजी वाला कॉमर्स ले रहा है। ये क्या चल रहा है सर, वो करेगा क्या? जी वो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं बन पा रहा है ना। तो ये सब चीजें कमियां है ना, और यही कमियां कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था को डुबो रही है। और इसमें नुकसान किसका है? नुकसान है यूथ का, और इसका नुकसान है तो देश का भी नुकसान है सर। जी सर सही कहा, जैसा आपने बताया सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो इसमें ऐसा ही काम हुआ है जैसे कोई बड़ा सा घाव है उसमें बैंडेज लगाने का काम किया है। सर सबसे बड़ा तो पहले गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है तब तक आप कैसे ऐसे कर सकते हो। जैसे हम ही लोग हैं एक टाउन में रहते हैं, अब यहाँ पे अगर बोला जाए फ्रेंच पढ़ाना है, स्पेनिश पढ़ाना है या कोई अदर फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाना है, तो उसके लिए हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो ऐसा टीचर मिल पाए। और यही प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है कि वी आर कीप मोर फोकसिंग ऑन एग्जाम्स एंड एग्जाम्स एंड एग्जाम्स। सिर्फ एग्जाम्स में ही फोकस करते हैं। बच्चा जैसे ही एडमिशन लेता है वैसे ही उसको एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। बिल्कुल सर, मार्क्स चाहिए, बस मार्क्स, ठीक है। और जो कट ऑफ में भी देख लीजिए आप, कोई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो जिसका 94% आया, 95% आया कट ऑफ, टॉप यूनिवर्सिटीज में उसका ही एडमिशन होगा। और इससे क्या होता है, जैसे आपने बताया कि कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट चूज कर ले रहा है, तो मेरे हिसाब से सर देखिए 5-6 क्लास के बाद ही बच्चे को एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे देना चाहिए और सिर्फ उसी को ही पढ़ाया देना, एक्सपर्ट बन सके अपने एरिया का, जैसे यूरोपियन स्कूल्स में होता है। बिल्कुल सर।
वो एक्सपर्ट बन जाएगा। अब जैसे हमारे ही स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, बट क्या जरूरत है उन्हें फिजिकल लेने की या इंग्लिश लेने की? जबरदस्ती उन्हें क्यों पढ़ना है? सब्जेक्ट है और वो जो सब्जेक्ट जब उन्हें हम थोपते हैं, ये सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट पसंद है वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ेगा ना जी। उसको ब्रॉड नॉलेज लेगा उसको। जब वो सब्जेक्ट हम उसके ऊपर थोपते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी परसेंटेज गिर जाती है और उससे क्या होता है, उसका जो करियर है वो स्पॉइल हो जाता है। अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाता है, उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है, और लास्ट में वो क्या करता है, वो एक नॉर्मल सी किसी जॉब करेगा, ये 8-10 हजार रुपए की सैलरी करेगा। यही सर मेन प्रॉब्लम है हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम की सर। बिल्कुल सर, ये सुधारने की जरूरत है और उसमें काम करने की जरूरत है हमारी सरकार को। मैं भी अनुरोध करूंगा सरकार से कि इस बात पे गौर करे कि एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। केवल नाम बदले नहीं, सिस्टम को बदलने की जरूरत है, वो भी मूल तरीके से। कुछ सिस्टम मॉडर्न होना जरूरी है, लेकिन हमें जो प्राचीन तरीके से जो हमारे गुरुजनों ने हमें दिया है, जो हम पढ़ते हुए महाभारत, रामायण, गीता में बहुत सारी चीजें, वहां से जो सीखने वाली चीजें हैं, जो कल्चर है, वो भी आना पड़ेगा और उसके साथ मॉडर्न एजुकेशन को भी जोड़ना पड़ेगा। तब जाकर हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, केवल और केवल मार्क्स के लिए, केवल और केवल डिग्री के लिए नहीं पढ़ना है, लोगों को ये भी सिखाना पड़ेगा कि इंटर के बाद वो किस तरह से जो है अर्निंग कर सकते हैं, अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। केवल सोचने से काम नहीं होता, करने से काम होता है। इसी टॉपिक को आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। एजुकेशन सिस्टम पार्ट सेकंड, अगली बार फिर से दिग्विजय सर हमारे साथ ही होंगे। क्यों सर, मैं आशा करूंगा आप भी हमारे साथ दोबारा से होंगे। और आज हमारे साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ढाली सर, आपने मुझे आमंत्रित किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि ढाली सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे एजुकेशन कंटेंट लाते हैं, और शायद ही कोई इतनी मेहनत करे और इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। सो थैंक यू सो मच ढाली सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।